हेलो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट याद रखना, इस सेशन के अंदर हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो केवल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ना कुछ उसके ऊपर पढ़ेंगे ना कुछ उसके नीचे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे ये क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप यहाँ पर मेरे साथ में रोज जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, कल सुबह 8:30 बजे मेरे द्वारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक अलग सेशन लिया जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये हर एक दिन छोड़ के होता है। आप यहाँ पर अल्टरनेट डे होता है तो आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो ताकि आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना, इट्स अ हाई टाइम, आप ले सकते हो क्योंकि अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट जो है मिलने वाला है। साथ में SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें 2 एडिटोरियल है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज कुछ खास आया नहीं है, मतलब यूएस की राजनीति वगैरह पढ़ा बता रहे थे तो वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण से हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया। साथ में GS2 और GS3 के ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में भी आज अधिकतर एडिटोरियल जो है वो पॉलिटिकल नेचर के थे, है ना। जो पॉलिटिकल नेचर के नहीं थे वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एडिटोरियल है द आउटलाइन ऑफ एन असेंशियल ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। कोविड-19 के समय सबसे बड़ा अभी तक का पिछले 100 साल के अंदर पेंडेमिक दिखा दिया था कोविड-19, जिसके अंदर लगभग 18 मिलियन लोगों की डेथ हम लोगों को दिखाई दी थी पिछले वर्षों के अंदर, ठीक है। 2-3 वर्षों के अंदर कोविड-19 के पीरियड के अंदर 120 मिलियन लोग ऐसे थे जो पॉवर्टी के नीचे जा चुके थे। ग्लोबल लेवल पे रिसेशन देखने को मिल रहा था और कोई भी गवर्नमेंट खुद से अगर कोशिश करती कि मैं कोविड-19 को खत्म कर दूं, नष्ट कर दूं, तो अकेला कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाती। देयर वाज अ नीड फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, जिससे हम लोगों को समझ में आता है कि कोई भी सेफ अकेले नहीं है। हम लोग सेफ तभी हैं जब हर कोई सेफ है। तो उस समय पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीटी वगैरह देखने को मिली, थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वाइड स्प्रेड हेल्थ इनइक्वालिटी दिखाई दी थी कोविड-19 के समय पे। कोविड-19 के समय पे ये जो इनइक्विटी है ये कैसे दिखाई दी, तो ये अलग अलग पैमाने पे दिखाई दी, जिसके अंदर आप देखोगे तो कई सारे देशों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश की उस लेवल पे जिस लेवल पे वो देशों ने कभी अपनी कैपेसिटी को पहले बिल्ड किया नहीं था। एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया अपने हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हुआ। पर ये हेल्थ सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट कौन से देशों में ज्यादा है, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड? सीधी सी बात है, डेवलप देशों ने ज्यादा स्ट्रेच किया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है वो है कि वैक्सीनेशन कहां बने। वैक्सीनेशन की कंपनियां हम लोगों को कहां थी, फिजर, मॉडर्ना, बायोटेक, ये सारी कंपनियां कहां थी, डेवलप्ड कंट्रियों में, जिसके कारण से कहां पर इनकम ज्यादा बढ़ी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया, और जब वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया तो दूसरे देशों के अंदर वैक्सीन पहुंचा तो इनकी इनकम बढ़ी। हर सेकंड का $1000 तक कमाया है, जिसके कारण से नए 9 बिलियनियर हम लोगों को दिखाई दिए कोविड-19 की शुरुआत के अंदर ही। तो दूसरा क्या हुआ, एक हम लोगों को ये इनइक्वालिटी देखने को मिली है। तीसरी हम लोगों को इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिली है, जो हम लोग काफी बार चर्चा भी कर चुके थे कि जो इनकम है वो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की कम हुई है, वहीं हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की इनकम जो है वो ओवरऑल रूप से कोविड-19 के दौरान भी बढ़ी है, जिसके अंदर से बेनिफिट किसको हुआ है, हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जॉब गई है, मैकेनाइजेशन बढ़ गया है, ऑनलाइन चीजों का प्रयोग बढ़ गया है, इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से लोअर इनकम जो है वो सफर कर गया, जिसकी वजह से अगर हम लोग FAO की माने तो पूरे विश्व के अंदर हंगर क्राइसिस बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रही है। भूखमरी बढ़ना जो है वो लगभग 93 मिलियन लोग पूरे विश्व के अंदर आज हंगर के शिकार हैं। 7,50,000 लोग कहीं ना कहीं स्टारवेशन झेल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को। तो पूरे विश्व के अंदर इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है। एक और इनइक्वालिटी है वैक्सीन बेस्ड इनइक्वालिटी।
वैक्सीन बेस्ड इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? वैक्सीन कहाँ बने साहब? वैक्सीन किधर बने? डेवलप देशों में। डेवलप देशों में वैक्सीन लगा भी सही, 60% लोगों को मिनिमम एक वैक्सीन लग चुका है अगस्त के डाटा के अनुसार। सॉरी आप लोगों को वीडियो के अंदर थोड़ा ऐसा कट सा लग रहा होगा, वो लैपटॉप की प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो अब हुआ क्या, मैंने बताया कि यार 4 लेवल की इनइक्वालिटी हम लोगों को देखने को मिली है। पहला क्या, डेवलप और डेवलपिंग देशों के अंदर वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम। दूसरा, अमीर और गरीब की प्रॉब्लम है ना, इनकम इनइक्वालिटी। तीसरा हम लोगों को देखने को मिला है कि यार वैक्सीनेशन के कारण और बिलियनियर उभर के आए है ना। चौथा हम लोगों को देखने को मिला है कि यार वैक्सीनेशन जो है वो डेवलप देशों के अंदर ज्यादा लगे, डेवलपिंग देशों के अंदर कम लगे। पांचवी जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है वो रूरल और अर्बन बेस्ड इनइक्वालिटी है। रूरल क्षेत्रों के अंदर वैक्सीनेशन तो छोड़ो, डिजिटलाइजेशन जब प्रमोट हुआ, इंटरनेट की सुविधा जब प्रमोट हुई, तो रूरल एरिया के अंदर वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, अर्बन एरिया के अंदर अवेलेबिलिटी थी, जिस कारण से यहाँ पर भी हम लोग को डिवाइड जो है वो देखने को मिला है। तो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कोविड-19 की वजह से। दूसरा जो आयाम यहाँ पर है वो है इंडिया का रोल। कोविड-19 के दौरान में इंडिया प्ले अ लीड रोल, नॉट अ लीडर रोल। लीड रोल जो है वो भारत ने प्ले किया है, जिसके अंदर 60% तक पूरे विश्व के अंदर जो वैक्सीन लगे हैं वो भारत भेजने वाला है। 60 से 80% जो वैक्सीन यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंचे वो भारत से गए थे। वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के जरिए भारत ने वैक्सीन पहुंचाए थे। 2021 के अंदर 594.35 लाख डोज जो है वो भारत ने अपने पास से लगभग 72 देशों को भेजे थे। ये वैक्सीनेशन जो भारत के द्वारा भेजे गए थे, ये बस एक बार ही हॉल्ट हुआ था प्रोग्राम 2-3 हफ्तों के लिए, जब भारत के अंदर दूसरी वेव आई थी। बाकी भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विश्व के अंदर वैक्सीन पहुंचाने में, और ये मेक श्योर करने में कि पूरे विश्व तक वैक्सीन पहुंचे। भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ में मिलके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया प्रस्ताव रखा था, जिसके अंदर भारत ने कहा था कि हम लोगों को वैक्सीनेशन के जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर पेटेंट को हटा देना चाहिए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम। अभी जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे में भी हम लोग प्रॉफिट के ऊपर देखेंगे तो फिर हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय पे कोई डिसीजन लिया नहीं, कई सारे डेवलप देशों ने उस चीज को रोका अपने प्रॉफिट के लिए। उसके बाद में अभी जून 2022 के अंदर डिसीजन लिया गया, पर वो भी उस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे भारत और साउथ अफ्रीका ने मांग की थी। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद, कोविड-19 सिचुएशन के बाद में हम लोग को समझ में आ चुका है कि यार पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 की वजह से समस्या आई है, और हम लोग अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तभी सेफ है जब हम लोग साथ में सेफ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को आपस में कोऑपरेशन करना चाहिए। दैट शुड बी द पाथ अहेड, जिसके अंदर कोविड-19 के लिए मल्टीट्यूड इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए जाने चाहिए। वैक्सीन अलायंस जो है वो बनाई जानी चाहिए। साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अम्ब्रेला ट्रीटी की जानी चाहिए, ताकि जो फ्रेगमेंटेशन और कोहेरेंस हम लोगों को अभी कोविड-19 के अंदर देखने को मिला, ऐसा फ्यूचर के अंदर बीमारियों के अंदर ना देखने को मिले। क्योंकि ये कोई आखिरी बीमारी नहीं थी। पिछले 2 दशकों के अंदर देखोगे तो ऐसी कई सारी इन्फेक्शियस जूनोटिक बीमारी हम लोगों को देखने को मिलेगी, चाहे वो इबोला हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो मंकी पॉक्स हो, चाहे वो कोविड-19 हो। इन्फेक्शियस जूनोटिक बीमारी लगातार बढ़ रही है, तो आने वाले समय में भी ये बीमारियां बढ़ सकती है। उसके लिए कॉपरेशन हम लोगों को पहले से करके रखना पड़ेगा। साथ में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। साथ में स्टेट को हम लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर हेल्थ का इन्वेस्टमेंट हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। साथ में ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी जो है वो हम लोगों को साइन करनी पड़ेगी आपस में देशों के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं, क्या हम लोगों को मदर टंग या फिर इंग्लिश भाषा के अंदर पढ़ाई करानी चाहिए। देखो यार, जब से देश के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल चला, तब से ये बात चल रही थी कि यार भारत के अंदर, इवन उसके पहले भी, जब 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर कहा गया कि भारत के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए देंगे इंडियन एजुकेशन के लिए, तो फिर 2 प्रकार के लोग उभर के आए थे। ओरिएंटलिस्ट जो कह रहे थे कि यार भारत के अंदर एजुकेशन भारतीय प्रकार की होनी चाहिए, वहीं दूसरे प्रकार के लोग जो उभर के आए थे वो कह रहे थे कि भारत के अंदर एजुकेशन इंग्लिश होनी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा दो, ताकि हम जैसे कन्वर्ट हो जाए, और जब भारतीय हम जैसे हो जाए तो उसके बाद में हम लोगों का मार्केट बने, हम लोगों का सामान खरीदें। इसके ऊपर कोशिश की गई थी। आखिर में इंग्लिश पर्सपेक्टिव जो है वो अपनाया गया था। 1854 के अंदर, अगर आपको याद होगा, तो मैग्ना कार्टा इन एजुकेशन हुआ था,
जिसके अंदर सर वुड्स का डिस्पैच हुआ था भारत के अंदर, जिसके अंदर डलहौजी भारत के अंदर जब गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो उस दौरान में वुड्स डिस्पैच जो है वो भारत के अंदर आया था, जिसके अंदर कहा गया था कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है, शुरुआती शिक्षा है, वो वर्नेक्युलर भाषा में हो, पर जो हायर एजुकेशन है और ऊपर की स्कूली शिक्षा है वो इंग्लिश एजुकेशन के अंदर हो। सबसे पहले अपनी खुद की भाषा में पढ़ाओ प्राइमरी के अंदर, थोड़ा बड़ा हो तो फिर मिक्स लेवल पे पढ़ाओ, और थोड़ा बड़ा हो जब हायर एजुकेशन में पहुंचे तो फिर किस लेवल पे पढ़ाओ, फिर दोनों भाषा को मिक्स करके पढ़ाओ। फिर भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भी भारत ने जिस तरीके की एजुकेशन को स्वीकार किया वो आज भी वुड डिस्पैच प्रकार की है, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल हुए तो उस दौरान में हम लोगों ने मांग की कि यार जो लोअर सेक्शन ऑफ जो सबसे शुरुआती शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, दैट शुड बी ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेज, जिसके अंदर अगर आपने होम रूल लीग सुना होगा, होम रूल लीग जब बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो उस दौरान में बाल गंगाधर तिलक ने इसी चीज की मांग की थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नेकुलर लैंग्वेज के अंदर हो, मदर टंग के अंदर हो। जब भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हम लोगों ने हमारा संविधान बनाया, तो हम लोगों ने डीपीएसपी के अलावा जो ड्यूटीज रखी राज्य की, उसके अंदर ये था कि आप लोगों को मेक श्योर करना है कि हर व्यक्ति को अपनी मदर टंग के अंदर शिक्षा मिले अपने रीजन के अंदर, ये सरकार की ड्यूटी भी है। तो अब सवाल उठता है कि मदर टंग के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए या इंग्लिश के अंदर, तो आप समझ चुके होंगे कि जो शुरुआती शिक्षा है एक बच्चे की वो वर्नेकुलर लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आपको सोचो ना कि यार आपको जब मैं पढ़ाने की कोशिश करूं और मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा होता पूरी इंग्लिश, मतलब एकदम आधा अंग्रेज हो गया होता मैं, तो क्या आप में से पढ़ने आए होते? आप लोगों को कंफर्टेबल कौन सी भाषा लगी? हिंदी। क्यों? क्योंकि हिंदी से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाता है, हिंदी से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग चाहते हो कि यार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और क्योंकि आपकी मदर टंग के लिए आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, जो मैं बोल रहा हूँ वो सीधे दिमाग में जा रहा है। मैं इंग्लिश में बोल रहा होता ना, तो आप पहले उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते अपने दिमाग में, और उसके बाद अपने दिमाग में प्रोसेस करते। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्नेकुलर लैंग्वेज यानी कि जो मदर टंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है, क्या ये जो मदर टंग होती है इसके अंदर जब पढ़ाया जाता है तो एक बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करता है। हम लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में खराब है। अरे ये क्या तरीका होता है, पढ़ने में अच्छा है पढ़ने में खराब है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक बच्चा जो है वो अपने आप में अलग है, जिसके अंदर कोई बच्चा बोलने में अच्छा होता है, कोई बच्चा लिखने में अच्छा होता है। किसी बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है क्लास के अंदर जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है वो उस भाषा को नहीं कैचअप कर पाता, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे को उसकी भाषा के अंदर पढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो कॉन्फिडेंस गेन कर सके, ताकि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके। अब आप कहोगे कि सर अगर इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे तो फिर जॉब कैसे मिलेगी? मैंने कहा प्राइमरी शिक्षा जो होनी चाहिए वो बच्चे की उस भाषा में होनी चाहिए जो बच्चा चाहता है। फिर धीरे धीरे करके दोनों भाषाओं का मिक्स हो, फिर धीरे धीरे करके केवल इंग्लिश के ऊपर हायर एजुकेशन के अंदर आप बच्चे को ला सकते हो। पर हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे को लाने के लिए पहले आपको उसको वो डेवलपमेंट देना पड़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, ताकि बच्चा जो है वो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की भी आवश्यकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश की क्या आवश्यकता है या क्या इंपॉर्टेंस है? इंग्लिश की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको ग्लोबल कनेक्शन देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर जहां पर अलग अलग प्रकार की इतनी भाषा, और ये भाषा आपस में काफी अलग है, डाइवर्सिफाइड है। नॉर्थ की भाषा अलग है, दक्षिण की भाषा अलग है, तो आपस में कांटेक्ट करने के लिए कोई एक भाषा तो होनी चाहिए, तो वो इंग्लिश बनी हुई है। अब आप बोलोगे सर हिंदी क्यों नहीं? हिंदी भी तो हम लोग प्रयोग कर सकते थे। भारतीय संविधान में तो कहा गया है कि ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है ना। आई थिंक आर्टिकल 338 के अंदर कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि ये मेक श्योर किया जाए कि हिंदी का प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट। तो फिर हम लोग वो क्यों नहीं कर रहे हैं, हिंदी का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? देखो इसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ डिवाइड कि नॉर्थ की मदर टंग है हिंदी, पर साउथ की मदर टंग हिंदी नहीं है। नॉर्थ के लिए हिंदी को समझना इजी है,
पर साउथ के लिए वो इजी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का प्रयोग होगा तो फिर एग्जाम वगैरह हिंदी के अंदर ज्यादा होंगी, जिसके कारण से जो नॉर्दर्न साइड है उसको तो बेनिफिट होगा पर दक्षिण भारत को नहीं हो पाएगा, तो वो डिवाइड क्रिएट होगा। इस कारण से इंग्लिश जो है वो अधिकतर लोगों को नहीं आती है, तो ना वो एक इक्वालिटी गेन कराने में मदद कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा खबरों के ऊपर बात करते हैं, GS2 से रिलेटेड खबरें। सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये हुई है कि लगभग 1.5 साल के इंतजार के बाद में 1 साल का इंतजार पिछले साल हम लोगों को देखने को मिला था कि भारत ने डिसएंगेजमेंट किया था। कल काफी जगह पे इंतजार खत्म हुए, 2.5 साल के बाद विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसके अंदर कई सारे क्षेत्रों के अंदर स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके 13 तक ऊपर देप्सांग प्लेन और डेमचौक रीजन, यहाँ पर स्टैंड ऑफ था। गलवान वैली के ऊपर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर स्टैंड ऑफ था। स्टैंड ऑफ था हॉट स्प्रिंग के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा रीजन के अंदर भी स्टैंड ऑफ था। साथ में पेंगोंगसो लेक जो कि लॉन्गेस्ट लेक है, इतनी लंबी हाइट के ऊपर, मतलब हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पूरे विश्व की अगर आप देखोगे तो, है ना। सॉल्ट वाटर है, साथ में बहुत लंबी सी है, ऐसे फैली हुई है। ये पेंगोंगसो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक के ऊपर भी दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ था। अब क्या हुआ कि ये स्टैंड ऑफ जो है वो काफी सारे क्षेत्रों से हट चुका था, जिसके अंदर पेंगोंगसो लेक, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, अरे गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से तो अभी डिसएंगेजमेंट हुआ ना, मैंने तो पढ़ा था। गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया के अंदर अलग अलग पेट्रोलिंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपको गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द हॉट स्प्रिंग और यहाँ पर आपको ये गोगरा एरिया है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 16 है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है। करम सिंह हिल जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ईस्टर्न साइड ऑफ द चिंगचोंग रिवर के अंदर आती है, और वहीं चिंगचोंग रिवर के नॉर्दर्न साइड में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 आता है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से डिसएंगेजमेंट पहले से हो चुका है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अभी डिसएंगेजमेंट हो रहा। अभी ये पेट्रोलिंग पॉइंट क्या है, देखो यार, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करता हूं ना, पाकिस्तान के साथ में जो है वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर ना बॉर्डर निर्धारित है कि भैया ये बॉर्डर है, वो आपस में डिलिनेटेड है, एग्रीड है, फिक्स है लाइन ऑफ कंट्रोल। पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना तो डिलिनेटेड है ना एग्रीड है। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया हुआ है, जहां पर दोनों देशों की आर्मी नहीं रहती है, पर ये लोग आपस में पेट्रोलिंग करके देखते हैं कि भैया क्या हो रहा है। और अचानक से किसी दिन आमने सामने आ गए तो फेस ऑफ हो गया, और लड़ाई झगड़े हो गए तो स्टैंड ऑफ हो गया, सामने आगे गाड़ी हो गए बिल्कुल तो एकदम स्टैंड ऑफ हो गया, है ना। फेस ऑफ होता है कि ऐसे दोनों पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को देते हो नहीं कर रहे, फेस ऑफ। दोनों आए और आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, स्टैंड ऑफ। तो अभी ये स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा था। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट करने की बात 16th राउंड ऑफ टॉक के अंदर की गई थी, और अभी ये डिसएंगेजमेंट कर दिया गया। ये डिसएंगेजमेंट किया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो समिट होने वाली है उसके कुछ महीने पहले, ये उज्बेकिस्तान के अंदर होगी। हालांकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत और चाइना दोनों मिलेंगे, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री भी जाएंगे और चाइना के शी जिनपिंग भी जाएंगे। पर इन दोनों के द्वारा बायलैटरल टॉक होगी कि नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई भी इच्छा दोनों देशों के द्वारा जाहिर नहीं हुई है। मतलब अभी डिसएंगेजमेंट गलवान वैली से हो चुका है, हॉट स्प्रिंग एरिया से हो चुका है, पेंगोंगसो लेक से हो चुका है। कहीं बचा है तो ये देप्सांग प्लेन वाला रीजन जो है बचा हुआ। और जब आपको याद होगा कि स्टैंड ऑफ हुआ था तो पहले गलवान वैली के ऊपर फोकस किया जा रहा था और कई सारे न्यूज आर्टिकल आए थे। इवन मैंने भी इस चीज को समझाया था आप लोगों को कि एक्चुअल में दिख यहाँ पर रहा है कि यार हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली को दिखाया जा रहा है चाइना के द्वारा, पर चाइना का असली फोकस कहीं है तो वो देप्सांग प्लेन और दौलत बे गोल्डी वाला रीजन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी तक के टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में बताया। क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी आ चुके हैं, मेंस के अंदर भी आ चुके हैं।
इस कारण से हेल्थ सेक्टर जो है वो डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर लिखा हुआ। सेकंड टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा, वो सेकंड टॉपिक जो था वो एजुकेशन पे था। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर लिखा है और एजुकेशन के ऊपर सवाल आते भी हैं। चाइना से रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक नई अपडेट है, इसके ऊपर कोई अलग से बड़ा सा आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले हम लोगों ने किया है या पेट्रोलियम या 16 राउंड ऑफ टॉक के बाद ये हुआ है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखो कि यार कहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है ना, आंसर के अंदर इजी रहेगा बस। ठीक है, इसके अलावा सबसे लंबी जो मोनार्की इंग्लैंड के अंदर चली क्वीन एलिजाबेथ की, उनकी डेथ हो चुकी है। ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज अ जिम्मेदार नागरिक पूरी दुनिया के बारे में थोड़ी सी खबरें होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा GS3 के अंदर देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सामने आया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 132 है 191 देशों के अंदर। भारत की रैंक तो नहीं, पर भारत का स्कोर ओवरऑल रूप से गिरा है। अब ये स्कोर कैसे दिया जाता है? 3 चीजें देखी जाती है ह्यूमन के डेवलपमेंट के अंदर, कि भैया आपकी हेल्थ कैसी है, देखोगे कि नहीं देखोगे, तो वो कैसे पता चलेगी कि भैया कितना जी रहा है। ज्यादा जिया मतलब ज्यादा अच्छी हेल्थ है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है पर आप आज जी रहे हो और कल निपट गए, कोई मतलब है क्या? हेल्थ को कैसे देखोगे कि भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है यहाँ पर, एट बर्थ। दूसरा क्या देखोगे? एजुकेशन, यानी कि स्कूलिंग कितनी हो रही है बच्चों की। और तीसरा क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट, भैया हेल्थ मिल रही है, स्कूलिंग मिल रही है, पर लोगों के पास में खाने के पैसे नहीं, ऐसा ना हो तो फिर क्या हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों चीजों को देखा जाता है इस के अंदर। यहां आप देख सकते हो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एजुकेशन और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। एजुकेशन के अंदर जिन इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है वो इंडिकेटर है कि कितने मीन साल तक, यानी कि ओवरऑल रूप से ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति, एक बच्चा किसी देश के अंदर कितना स्कूल जाता है, कितने वर्षों के लिए, और कितना उससे एक्सपेक्टेशन है कि यार इतना वो स्कूलिंग करना चाहिए। लॉन्ग हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से पता चलती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रॉस नेशनल इनकम से पता लगाई जाती है, और इससे एक लिस्ट निकाली जाती है। भारत का स्कोर कम हुआ है, पूरे विश्व के अंदर 90% देशों का स्कोर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कम हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है कोविड-19 की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पीछे गया है। इसके अलावा कई बार आप देखते होंगे कि यार जानवरों की तस्करी की जाती, दिस इज वेरी हार्मफुल, दिस इज वेरी डेंजरस प्रैक्टिस, जो कि पूरे इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि कंजर्वेशन वाले एरिया जहां पर जानवर को कंजर्व किया जाता है, वहां से कई बार ट्रैफिकिंग की जाती है जानवरों की, पक्षियों की। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भारत के अंदर इकोलॉजी को सेव करने का। तो एग्जाम्पल के अंदर ये लिख सकते हो कि एक सबसे बड़ा सीजर किया गया, लगभग 39 एक्सोटिक एनिमल को 2 SUV पिंजरे के अंदर बंद करके मिजोरम म्यांमार बॉर्डर से लेके जा रही थी। इनका प्लान था सिलीगुड़ी और नॉर्थ वेस्ट बंगाल के अंदर इन जानवरों को लेके जाना और उसके बाद इनकी तस्करी करना। इन जानवरों के अंदर वलबी शामिल थे, चिंपांजी शामिल थे, टर्टल शामिल थे, छोटे और बड़े टर्टल, साथ में एक्सोटिक बर्ड शामिल थे। नॉर्थ बंगाल ये वो रीजन है जहां पर हम लोगों को हब देखने को मिलता है इन जानवरों की तस्करी का। तो ये तस्करी जो है वो हम लोगों को वापस से देखने को मिली है, जिसको सीज किया गया है अभी रिसेंटली पुलिस के द्वारा। इसे आप अपने एग्जाम्पल के अंदर कोट कर सकते हो, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इस सेशन से रिलेटेड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कल सुबह 10:30 बजे मेरे द्वारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। नीचे लिंक अवेलेबल है, पिन की हुई है,
उसके ऊपर टच करो, इनरोल करो और कल सुबह 10:30 बजे मेरे साथ में मिलो, ठीक है, जहां पर आप लोगों को आंसर राइटिंग में करवाऊंगा। इसके अलावा SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में मैं आपको 20% डिस्काउंट के साथ में मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।